चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो हम बात कर रहे थे अभी तक, जो भी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोलोइडल सॉल्यूशंस की बात करी, ठीक है, उसमें सारी हमने बात करी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बात करी, हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बात करी, हमने चार्ज फाइंड आउट किया है और हमने सॉल्व को ऑन द बेसिस ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज हमने डिवाइड भी किया है। फिर हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस से वो चार्ज को हमने प्रूव भी किया कि यस इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर के थ्रू हम आइडेंटिफाई करें कि इसके अंदर चार्ज है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ब्राउनियन मूवमेंट किया था, हम लोगों ने टिंडल इफेक्ट देखे थे, ठीक है, हमने बात करी थी लाइक विजिबिलिटी की बात करी थी, हमने बात करी थी ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करी थी, इनफैक्ट हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करी थी। बट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रू सॉल्यूशन इज वेरी हाई एज कंपेयर टू द कोलोइडल सॉल्यूशन, क्योंकि कोलोइडल सॉल्यूशंस के अंदर जो वांट ऑफ फैक्टर है वो बहुत ही लेस आने वाला है। ये सारी बात करी थी। कुछ क्वेश्चंस जो थे 2019 के वो मैं बाद में लूंगा। एक और प्रॉपर्टीज है बहुत इंटरेस्टिंग है, तो पहले ये भी कर दे तो सारे क्वेश्चंस हम एक साथ लेंगे। यहाँ पर एक वर्ड आता है विच इज नॉन एज कोगुलेशंस एंड फ्लक्चुएशंस या प्रेसिपिटेशन। टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस ऑलरेडी लिख दी है, बट उससे पहले चीजों को समझते हैं। देखिए हमारे पास क्या होता है, लायोफोबिक सॉल्ट, ठीक है, लायोफोबिक सॉल्ट एंड वी हैव ए लायोफिलिक सॉल्ट, ठीक है। अब आप देखो दोनों की स्टेबिलिटी में कंपेयर करें तो लायोफिलिक सॉल्ट इज क्वाइट स्टेबल। यदि मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो लायोफिलिक सॉल्ट इज क्वाइट स्टेबल। उसके लिए यहाँ पर लायोफिलिक सॉल्ट के लिए सबसे बेस्ट पार्ट होता है उसका डिस्पर्जन मीडियम का प्रोटेक्टिव लेयर। यानी यहाँ पर लायोफिलिक सॉल्ट के अंदर हम बात करेंगे देयर इज ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ डिस्पर्जन मीडियम अराउंड डिस्पर्स फेस। बहुत सिंपल सा है, मतलब डिस्पर्स फेस का डिस्पर्जन मीडियम बॉडी गार्ड है, ठीक है ना, वैसे समझ लीजिए। तो इसी कारण क्या जाएगा, दिस इज क्वाइट स्टेबिलिटी इन नेचर, है ना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लायोफिलिक को हम बिल्कुल ही हम उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं कर सकते या अनस्टेबल नहीं कर सकते, वो बहुत मुश्किल है, बट ठीक है हम एंड में उसमें बात करेंगे। पहले यहां पर आ जाइए, ठीक है। तो पहले ये चीज समझ में आ गई। तो यहां पर क्या है, लायोफोबिक सॉल्ट की बात करें तो लायोफोबिक आर अनस्टेबल इन नेचर, क्योंकि सबसे पहली बात है वो केस ऐसा है कि जिसमें बच्चे को बुक्स जबरदस्ती पकड़ाई गई है, जबरदस्ती पकड़ाई गई है। जब जबरदस्ती बुक्स पकड़ाई गई होती है तो जैसे ही उसको मौका मिलता है वो क्या करेगा, बुक रखेगा, साइड में बुक रखेगा और वो अपने घूमने फिरने या खेलने लग जाएगा। बस वही सिचुएशन ध्यान दीजिए। यहां पर क्यों है, क्योंकि ये ऐसा बच्चा है जिसको बुक्स चाहिए ही चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। ये ऐसा बच्चा है जिसको बुक्स नहीं चाहिए, बट क्योंकि पेरेंट ने जबरदस्ती उसको बुक्स दिलवाई होगी कि बच्चा मान जा बेटा तेरा एग्जाम पास हो जाएगा, वो सिचुएशन है। जैसे पेरेंट इधर उधर हुए वो बुक साइड में कर देगा, बस वही चीज में। यानी इसको अनस्टेबल बनने के लिए मौका चाहिए, इसको क्या है, अनस्टेबल बनने के लिए मौका चाहिए। चलो बन तो गया सॉल्व, हमने बहुत सारी मेहनत से बना तो दिया है, ठीक है, या बहुत मेहनत करके हमने बुक्स हाथ में दे तो दी है, बट उसको मौका मिलते ही वो बुक्स छोड़ देगा, बस यही दिमाग में रखिएगा। तो लायोफिलिक सॉल्ट होता क्या है कि व्हाट हैपन, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या होता है, चार्ज पार्टिकल। दिस इज द चार्ज पार्टिकल, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने आइडेंटिफाई कर दिया था चार्ज पार्टिकल। होता क्या है, बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, बॉइलिंग करने से, इलेक्ट्रोफोरेसिस करने से कुछ भी ऐसा हो जाए कि इसका चार्ज क्या है, लॉस हो जाए, ठीक है। इट इज अ चार्ज पार्टिकल, लेट इट बी बाय एनी मेथड। क्या क्या मेथड यूज कर सकते हैं, बाय एनी मेथड, बाय एनी मेथड हमने इस पे अप्लाई किया, ठीक है ना। अभी वो मेथड क्या क्या यूज कर सकते हैं मैं बता रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ चार्ज, लॉस ऑफ चार्ज हो जाएगा। ये जो इसके ऊपर चार्ज था वो एनी हाउ हमारा टारगेट है कि वो लॉस हो गया। जैसे वो लॉस ऑफ चार्ज आएगा तो व्हाट हैपन, द पार्टिकल क्या हो जाएगा, बिकम न्यूट्रल, द पार्टिकल बिकम न्यूट्रल। बिल्कुल सिंपल था, उसका चार्ज था, किसी भी मेथड से, वो क्या क्या मेथड है अभी मैं पढ़ाने वाला हूं, उससे क्या हो जाएगा, चार्ज लॉस हो गया। जैसे चार्ज लॉस हो गया है तो पार्टिकल विल बिकम न्यूट्रल। अब न्यूट्रल होगा तो व्हाट हैपन,
this particles come closer to each other, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल आ गया, यानी लड्डू बनने वाला है। क्या बनने वाला है? लड्डू, बस वही है। तो पार्टिकल कम क्लोजर टू ईच अदर, तो क्या होगा? एग्रीगेशंस अकर। क्या होगा? एग्रीगेशंस अकर्स। जब एग्रीगेशंस अकर होगा तो व्हाट हैपन? ग्रेविटी बढ़ जाएगी। तो ग्रेविटी गोइंग टू बी इंक्रीजेस, क्योंकि देखो छोटे छोटे से पार्टिकल वो इतने हैवी नहीं होंगे, बट जैसे ही लड्डू बन गया तो लड्डू क्या होगा? बहुत हैवी होगा, तो नीचे क्या हो जाएगा? सेटल डाउन हो जाएगा। तो व्हाट हैपन? द पार्टिकल बिकम न्यूट्रल, सो द पार्टिकल कम क्लोजर टू ईच अदर, देयर इज अ एग्रीगेशंस अकर एंड ड्यू टू द ग्रेविटी इट कैन सेटल डाउन। ये क्या हो जाएगा? सेटल डाउन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है। तो द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ ए कोलोइडल पार्टिकल इज नोन एज कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन। ठीक है ना, क्योंकि आपको भी पता है कोलोइडल पार्टिकल के अंदर ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स न के बराबर है, बट यहां पर क्या हो गया है? ग्रेविटेशनल फोर्स अकर हुआ है, नीचे सेटल डाउन हो गया है, तो इट इज नॉट कोलोइडल नाउ, इट इज गोइंग टू बी ए सस्पेंडेड पार्टिकल, इट इज गोइंग टू बी ए प्रेसिपिटेटेड पार्टिकल। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसकी आगे की थ्योरी क्लियर हुई? तो आप क्या बोलोगे? यानी सेटल डाउन हो गया है, तो क्या बोलेंगे? द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ ए कोलोइडल पार्टिकल इज नोन एज कोगुलेशन। तो ये डेफिनेशन भी क्लियर हो गया। यानी किसकी बात कर रहे थे हम? लायोफोबिक सॉल्ट। अब आप देखो, बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कोगुलेशंस एंड फ्लक्चुएशन। देखिए, एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है। इनिशियली मान लीजिए, अभी तो देखिए वैसे भी कोरोना का है, अभी आप देखिए डे टू डे हम क्या है, हैंड वॉश भी करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए व्हाट हैपन कि जैसे मान लीजिए सोप लिया, हल्का सा सोप लिया, ठीक है, लेट इट बी इनिशियल अमाउंट का सोप लिया, मान लीजिए जो भी है फोम क्रिएट हुए, ठीक है। बट कई बार क्या हो जाएगा, उतने अच्छे से क्रिएट नहीं होते हैं, क्योंकि जो आपने लिक्विड सोप की जो क्वांटिटी ली है वो उतनी नहीं ली है, या सॉलिड सोप की क्वांटिटी उतनी नहीं ली है जितने उससे फोम क्रिएट हुए। तो क्या होता है, जैसे वो बनता है और सेटल डाउन हो जाता है एक सिचुएशन में। बट मान लीजिए आपने सफिशिएंट क्वांटिटी ली है, तो आपने जो फोम बना है वो बहुत ज्यादा था, जिसको अपन देसी लैंग्वेज में झाग बोलते हैं, बहुत सारा झाग हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो इतनी आसानी से सेटल नहीं होगा। तो यही फर्क होता है फ्लक्चुएशन या कोगुलेशन में। धीरे धीरे जब प्रेसिपिटेशन हो रहा होता है, when the precipitation start, ठीक है, then क्या हो जाएगा, by adding the some dispersed medium, वापस से वो क्या हो जाएगा, कोलोइडल बन जाता है, उसे बोलते हैं फ्लक्चुएशन। उसे क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएशन। बट वंस इट गेट प्रेसिपिटेट, नॉट गोइंग टू बी ए कोलोइडल सॉल्यूशन, उसे क्या बोलेंगे? कोगुलेशन या प्रेसिपिटेट। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए कर्ड बनाते हैं, हल्का सा, जब कैसे आप कुछ हल्का सा वो डालते हैं और कर्ड बनाने की शुरुआत होती है, तो मान लीजिए आप मिल्क और ज्यादा डाल दें, तो क्या हो सकता है, देखो आई डोंट नो अबाउट दैट, बट हो सकता है कि जो वो कर्ड का छोटा मोटा जो थोड़ा बहुत डाला था इफेक्ट, वो क्या जाएगा, चला जाएगा, तो वापस से वो मिल्क की तरह बिहेव होगा। ठीक है, उतना परफेक्टली नहीं होगा, बट स्टिल मिल्क की तरह तो होगा। बट एक बार कर्ड बन गया, कितना भी मिल्क डाल दो वो मिल्क नहीं बनने वाला। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो यानी कर्ड, जो पूरा कर्ड बन गया है, उस सिचुएशन को आप कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन की तरह मान लीजिए, ठीक है। और जो इनिशियली जब कर्ड बनने की शुरुआत हुई है, वो क्या हो जाएगी? फ्लक्चुएशन। तो सिमिलरली व्हाट हैपन, द फ्लक्चुएशन इज द इनिशियल सिचुएशन ऑफ कोगुलेशन। आप ऐसा लिख सकते हो। तो आई होप समझ में आ गया। चीजें एक जैसे ही है, सारे फैक्टर फ्लक्चुएशन, क्योंकि कोगुलेशन की इनिशियली तो फ्लक्चुएशन है, कोगुलेशन की कोई इनिशियल चीज ही तो फ्लक्चुएशन है, ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर हमारे पास बात हो गई है कि क्या क्या किस रीजन के कारण फ्लक्चुएशन होता है, और फ्लक्चुएशन इज अ इनिशियल। ठीक है, पहले इसके फैक्टर पढ़ लेते हैं, फिर कोगुलेशन पावर पढ़ेंगे या कोगुलेशन वैल्यू पे भी न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे आराम से रिलैक्स होके अच्छे से। अब आप देखिए क्या क्या प्रोसेस आप यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या प्रोसेस यूज कर सकते हो।
देखिए यहां पर क्या जाएगा, मेथड ऑफ कोगुलेशन, मेथड ऑफ कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन, कुछ भी लिख सकते हो। किस प्रेसिपिटेशन। देखिए सबसे पहली बात आ जाती है, द फर्स्ट मेथड इज नॉन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी हमने पढ़ाया था, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। बच्चों ये जान करके ये टॉपिक को मैंने अलग से लिया है, नो डाउट इट इज द प्रॉपर्टीज आल्सो, बट ठीक है इसको आप एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करेंगे। क्या होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस। तो हमने क्या करा था कि एक यूट्यूब लिया था, ठीक है, यहां पर हमारे पास इस तरह का यूट्यूब आया था, ठीक है, दिस इज द चार्ज पार्टिकल, ठीक है, लेट इट बी, ये प्लस हुआ है, दिस इज माइनस। अब आप देखिए यहां पर क्या होता था कि मान लीजिए नेगेटिव सोल है, नेगेटिव सोल इज गेट अट्रैक्ट टुवर्ड हियर, ठीक है। अब मान लीजिए क्या हो जाएगा, वेरी लॉन्ग टाइम, इट मींस क्या हुआ कि मान लीजिए यहां पर क्या हुआ है, सोल विद इलेक्ट्रोड, ठीक है, बिल्कुल समझ में आया, इलेक्ट्रोड पे अट्रैक्ट हुआ है फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए वो कांटेक्ट में रहता है। तो इन दैट केस व्हाट हैपन, सॉल्ट लॉस इट्स चार्ज, बिल्कुल सिंपल है, अपना चार्ज को उसने लॉस कर दिया, चार्ज लॉस हो गया। जब अपना उसका चार्ज लॉस हो गया तो व्हाट हैपन, गोइंग टू बी न्यूट्रल। तो अब आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अभी जब मैं इस पे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन या टेक्निकल एप्लीकेशंस ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन बनाऊंगा, तो जैसे आप आगे बात करेंगे डेल्टा फॉर्मेशंस या और दो चार चीजें बात करूंगा, तो मैं वहां पर ये चीज का हमेशा ध्यान रखना कि यदि कोलोइडल पार्टिकल, देखो कोलोइडल पार्टिकल कौन सा, लायोफोबिक ही है, लायोफिलिक तो है नहीं, क्योंकि लायोफिलिक के अंदर क्या है, डिस्पर्जन मीडियम की क्या है, बहुत शील्डिंग होती है, वो और थोड़ा डिटेल में भी समझाने वाला हूं, टेंशन मत लीजिए। तो क्या हो जाएगा, सॉल लॉस इट चार्ज एंड बिकम न्यूट्रल, क्या हो जाएगा, बिकम न्यूट्रल। जैसे वो न्यूट्रल हुआ है तो इट स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट, ठीक है, इट स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट। तो पहला मेथड आ गया है बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी सॉल यदि लॉन्ग टाइम तक यदि वो इलेक्ट्रोड से कांटेक्ट में रहेगा तो व्हाट हैपन, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, सॉल लॉस इट्स चार्ज बिकम न्यूट्रल। मैं सॉल बोलूं, कोलाइड बोलूं, कोलोइडल सॉल्यूशन बोलूं, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो पहला मेथड भी आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां पर दूसरा जो मेथड आ जाता है, देखिए हमने आपके पास एक लिस्ट बनाई थी, लिस्ट क्या बनाई थी, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है। तो आप क्या करिए, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज को आप मिक्स कर दीजिए। सेकेंड क्या कर दीजिए, by mixing of equal amount of opposite charge salt, ठीक है, दो अपोजिट चार्ज सॉल्ट को मिक्स कर दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम बात करें तो FeOH थ्राइस या ElOH थ्राइस है, ये क्या होता है, पॉजिटिव सोल होता है, ठीक है। इसके साथ में आप डाल दीजिए कोई सा भी नेगेटिव सॉल्ट डाल दीजिए, आर्सेनिक सल्फाइड हुआ, ठीक है, या मान लीजिए CDS हुआ, या Sp2H3 डाल दिया, ठीक है, कुछ भी डाल दिया। तो आप क्या बोलोगे, यहां पर दोनों का क्या है, दोनों को सामने ला दिया, ठीक है, दोनों का क्या हो जाएगा, आपको यू हैव टू टेक इक्वल अमाउंट, ठीक है। यानी मान लीजिए 1 मोलर है तो दिस शुड बी 1 मोलर, 2 मोलर है तो इट शुड बी 2 मोलर, बिल्कुल सिंपल है, दोनों की लड़ाई होगी। इसके ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव सॉल है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव सॉल है, इज इट क्लियर। तो अब आप देखो जैसे ही ये दोनों आपस में कांटेक्ट आएगा तो नेगेटिव अपना लॉस करेगा, नेगेटिवली सॉल लॉस करेगा, तो आप क्या बोलोगे, लॉस ऑफ चार्ज, ठीक है, हियर आल्सो लॉस ऑफ चार्ज, क्योंकि देखिए नेगेटिव अट्रैक्ट टुवर्ड पॉजिटिव, पॉजिटिव अट्रैक्ट टुवर्ड नेगेटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट टुवर्ड पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव कांटेक्ट में आएगा तो दोनों अपना चार्ज को क्या करेगा, लॉस करेगा। जैसे चार्ज लॉस होगा तो क्या अकर होगा, प्रेसिपिटेशन, ठीक है।
क्या करेगा, प्रेसिपिटेशन। तो दिस इज द सेकेंड मेथड टू कोगुलेट, टू प्रेसिपिटेट, टू फ्लकुलेट कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन बोल दो या कोलाइड बोल दो या सॉल्व बोल दो, सभी की बात है। ये सेकेंड मेथड भी क्लियर हो गया है। तीसरा मेथड क्या हो जाता है, बॉइलिंग हो जाता है। इज इट क्लियर? जैसे बाय बॉइलिंग खुद कर सकते हैं। देखिए बाय बॉइलिंग की बात करें तो देखिए बाय बॉइलिंग में क्या होता है, पढ़ के आप ले सकते हैं बाय बॉइलिंग। देखिए आप लोगों को पता है कि लायोफिलिक, समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए ये डिस्पर्सन मीडियम है, ठीक है। अब डिस्पर्सन मीडियम है तो उसके ऊपर जो भी पार्टिकल्स हैं वो क्या हुए हैं, एब्जॉर्ब हुए हैं, तब जाके क्या है, सॉल्ट तैयार हुआ है। तो व्हाट हैपन, यहां पर क्या हुआ, जैसे ही आपने बॉईल किया है तो आप बोलोगे ड्यूरिंग द बॉईल क्या होगा, ड्यूरिंग बॉइलिंग। अब आप देखो बॉइलिंग का मतलब क्या है, यहां पर रैंडमनेस बढ़ेगी। तो व्हाट हैपन ड्यूरिंग द बॉइलिंग, कोलिजन, या बोलेंगे देयर इज ए कोलिजन बिटवीन ये बोलेंगे डिस्पर्स पार्टिकल्स एंड डिस्पर्जन मीडियम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी दोनों मॉलिक्यूल जो भी डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्जन मीडियम के मॉलिक्यूल्स के बीच में लड़ाई शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब लड़ाई शुरू होगी तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। देयर इज अ कोलिजन बिटवीन डिस्पर्स फेज पार्टिकल ले लो एंड डिस्पर्स मीडियम मॉलिक्यूल, पार्टिकल ले लो या मॉलिक्यूल्स ले लो, एक ही बात है ना। अब क्या हो गया, दोनों के बीच में लड़ाई होगी। तो अब उसमें क्या होता है कि डिस्पर्स मीडियम मॉलिक्यूल्स टेक अवे चार्ज फ्रॉम डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स, उससे चार्ज लेगा, चार्ज छीन लेगा। उसका चार्ज ही छीन लिया तो क्या हुआ, लॉस ऑफ चार्ज। तो चार्ज ही छीन लिया तो क्या हुआ, चार्ज चला गया, लॉस ऑफ चार्ज हुआ तो क्या होना है, डिस्पर्शन। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। लड़ाई हुई डिस्पर्स फेज डिस्पर्स मीडियम, कई बार होती है ना, आपने मूवीज में देखी होगी, लड़ाई हो रही होगी तो कई बार क्या है, किसी का सामान छीन के ले जाता है ना, वैसे समझ लो। तो जब लड़ाई किसकी हो रही थी, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के मॉलिक्यूल्स के बीच में लड़ाई हो रही थी, तो डिस्पर्स मीडियम मॉलिक्यूल्स क्या करता है, डिस्पर्स फेज के मॉलिक्यूल से चार्ज छीन लेता है। जैसे चार्ज छीन लिया तो लॉस ऑफ चार्ज हो जाएगा, किसका, पार्टिकल का चार्ज लॉस हो जाएगा, तो वो क्या होगा, प्रेसिपिटेट होगा। तो ध्यान रखना है, तो क्या होगा, लॉस ऑफ चार्ज ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इट स्टार्ट टू प्रेसिपिटेट। आई होप समझ में आ गया बॉइलिंग का। अब देखिए, अब आप देखिए यहां पर नेक्स्ट मेथड आता है डायलिसिस। नेक्स्ट मेथड क्या आता है, डायलिसिस, ठीक है। डायलिसिस हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, ठीक है। तो आप देखेंगे यहां पर नेक्स्ट मेथड जो आता है डायलिसिस। तो डायलिसिस की बात करें, ठीक है। डायलिसिस में क्या होता है कि वी ऑल नो दैट लायोफोबिक के अंदर चार्ज होता है। चार्ज किस, यानी देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, तो व्हाट हैपन, देयर इज अ लॉस ऑफ ट्रेस अमाउंट। ट्रेस का मतलब होता है स्मॉल, ट्रेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द सॉल्ट, ठीक है। तो डायलिसिस में क्या होता है, आपका फ्लो होता है, इज इट क्लियर, यानी कोलाइडल अंदर होता है और उसके अंदर से जो भी डिसॉल्व होता है, जैसे अभी अपन ने क्या बोला था कि एक एंड से क्या होता है, वाटर आता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाता है, इट इज डिसॉल्व होगा, और दूसरे एंड से क्या चला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट जो वाटर के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में होता है वो चला जाता है। अब मान लीजिए आपने डायलिसिस अच्छे से किया है, इलेक्ट्रोलाइसिस करो अच्छे से किया है, तो जो भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट बचा होगा जिसके कारण चार्ज ज्यादा था, तो वो भी क्या हो जाएगा, चला जाएगा ना, सिंपल सी बात है। तो देयर इज अ लॉस ऑफ ट्रेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम द सॉल्ट। तो जब इलेक्ट्रोलाइट चला गया तो क्या होगा, लॉस ऑफ चार्ज, क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ चार्ज ऑफ सॉल्ट। क्योंकि सॉल्ट के अंदर से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट चला गया, इलेक्ट्रोलाइट इज मेनली रिस्पांसिबल फॉर द चार्ज, तो वो भी चला गया।
ठीक है, तो लॉस ऑफ चार्ज जब सॉल्व हुआ, ठीक है, तो आप बोलोगे प्रेसिपिटेशन आपका। बिल्कुल ध्यान दीजिए, चारों केस में आप एक ही चीज ध्यान रखेंगे कि जो चार्ज है वो लॉस होना चाहिए। और सब अब इसके बाद आ जाता है पांचवा मेथड इलेक्ट्रोलाइट, जैसे पेप्टाइजेशन किया था वैसा कुछ आइडिया लेते हैं। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो लास्ट वाला जो भी टॉप फैक्टर है उस पर बात करते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, फिफ्थ फैक्टर क्या ले सकते हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप बोलोगे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब आप देखिए आपके पास यू हैव ए वेरियस लिस्ट ऑफ पॉजिटिव सॉल्व, नेगेटिव सॉल्व। यदि मान लीजिए पॉजिटिव सॉल्व की बात करूं तो मेरे पास बहुत सारे हैं, FeOH थ्राइस हुआ, AlOH थ्राइस हुआ, ठीक है। बेसिक डाई हुआ, आपके पास बेसिक डाई हुआ, ठीक है। आपके पास यदि मान लीजिए यहां पर आपके पास ऐसा केस आ जाए तो दिस इज आल्सो द केस आया। आप बोल सकते हो मान लीजिए टाइटेनियम ऑक्साइड हुआ, तो दीज आर द पॉजिटिव सॉल्व। यदि मैं नेगेटिव सॉल्व की बात करूं तो नेगेटिव सॉल्व की बात करूं तो बहुत सारे हैं, आर्सेनिक सल्फाइड हुआ, Sb2S3 हुआ, ठीक है, हीमोग्लोबिन हुआ, क्ले हुआ, कार्बन हुआ, ठीक है, एसिड डाई हो गया आपका, एसिडिक डाई हो गया है, ठीक है, सिल्वर आ गया है, गोल्ड आ गया है, कॉपर आ गया है। तो ये जब सॉल्व है, प्लैटिनम आ गया है, तो ये सब क्या होते हैं, पॉजिटिव सॉल्व और नेगेटिव सॉल्व की लिस्ट। अब आप देखिए यहां पर मान लीजिए ये एक कंटेनर के अंदर इनमें से कोई अवेलेबल है या दूसरे कंटेनर में इन दोनों में से कोई अवेलेबल है। अब आप देखो यहां पर चार्ज है पॉजिटिव, तो मैं इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा, ठीक है। मैंने ऐड किया इलेक्ट्रोलाइट एडेड, इलेक्ट्रोलाइट एडेड, तो यहां भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट एडेड हुआ, इसमें भी आपने क्या करा, इलेक्ट्रोलाइट एडेड हुआ, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट एडेड हुआ है तो व्हाट हैपन, the electrolyte have a two part, one is positive, another is negative, positive and negative. For a while अभी मैं दोनों का +1 -1 ही लिख रहा हूँ, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -3, वो अभी बाद में बात करूंगा, है ना। तो अभी मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दिस पॉजिटिव चार्ज विल कम इन ए कांटेक्ट विद द नेगेटिव चार्ज। किसके कांटेक्ट में आएगा, ये नेगेटिव चार्ज में। यहां पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इट विल कम इन ए कांटेक्ट विद पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर कौन रिस्पांसिबल है, यहां पर कौन है, नेगेटिव चार्ज रिस्पांसिबल है, यहां पर नेगेटिव चार्ज रिस्पांसिबल। इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा चार्ज रिस्पांसिबल है, नेगेटिव चार्ज, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट का कौन सा चार्ज रिस्पांसिबल है, पॉजिटिव चार्ज रिस्पांसिबल। तो अब होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज कम इन ए कांटेक्ट विद नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कम इन ए कांटेक्ट विद पॉजिटिव चार्ज। तो व्हाट हैपन, जब ये कांटेक्ट में आएगा तो लॉस ऑफ चार्ज, लॉस ऑफ चार्ज ऑफ सॉल्व। तो क्या हुआ, जैसे लॉस ऑफ चार्ज हुआ है तो उसे क्या बोलोगे, प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन, प्रेसिपिटेशन या कोगुलेशन बोलोगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ चार्ज हुआ, लॉस ऑफ चार्ज को आप क्या बोलते हैं, कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप यहां पर ये समझ में आ गया है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में। अब आप देखिए कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट को कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कितना पावरफुल है, वो तो देखने से ही पता चल जाएगा। कैसा हो जाएगा, अभी इसके बाद हम बात करें कि जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा केस है, B- है, C2- है और D3- है। मान लीजिए यहां पर A+ है या B2+ है या C3+ है, ठीक है। अब आप देखो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना अट्रैक्शन होगा, या जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन होगा। जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा या जितना जल्दी अट्रैक्शन होगा उतना जल्दी लॉस करेगा और उतना जल्दी कोगुलेट या प्रेसिपिटेट होगा, सीधा लॉजिक है, ठीक है। इसी चीज को देख के हार्डी-स्क्यूज रूल बनाया है, ठीक है। यानी इसी एडिशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को देख के बात करते हैं हार्डी-स्क्यूज रूल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हार्डी-स्क्यूज रूल क्या हो जाएगा, मोर द चार्ज मोर द कोगुलेशन, ठीक है। मोर द चार्ज
देखिए आपके पास हार्डी स्कूल्ड रूल है ना, स्पेलिंग देख लीजिएगा, स्कूल्ड रूल, ठीक है। मैं एक बार एनसीईआरटी स्पेलिंग देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, स्कूल रूल, ठीक है, हार्डी स्कूल रूल है ना। अब आप देखिए यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, मोर द चार्ज ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट, मोर द coagulation or flocculation of opposite charge solve। सिंपल डेफिनेशन है, अपोजिट चार्ज सॉल्व आ गया है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया है, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर एक वर्ड आता है विच इज नॉन एज कोगुलेशन पावर। कोगुलेशन पावर, देखो कोगुलेशन पावर ये माना जाता है कि चार्ज की पावर 6 माना जाता है, अपने अपने फैक्टर है। तो आप इमेजिन करके चलिए कि यदि यहां पर पॉजिटिव सॉल्व में डाला, मान लीजिए पहला केस आ जाएगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। पहला केस आपका आ गया है पॉजिटिव सॉल्व में, पॉजिटिव सॉल्व और नेगेटिव सॉल्व, ठीक है। अब आप देखो मैंने आपको पॉजिटिव सॉल्व और नेगेटिव सॉल्व के बीच में लिस्ट बना दी है। अब आप देखिए ये पॉजिटिव में मान लीजिए फॉस्फेट, सल्फेट और मान लीजिए हैलाइड में कोई भी ले लो, क्लोराइड ले लो, ठीक है। यहां पर मान लीजिए आपके पास, या मान लीजिए यहां पर और आ सकता है, जैसे भी अब बात करें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या हुआ, FeOH6 3 माइनस आ गया, या मान लीजिए 4 माइनस भी आता, दोनों पॉसिबल है। जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो दोनों पॉसिबल है, 4 माइनस भी पॉसिबल है और 3 माइनस भी पॉसिबल है, ठीक है। यहां पर आया PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस और हैलाइड। नेगेटिव सॉल्व की बात करें तो यहां Al3 प्लस, Mg2 प्लस और Na प्लस। तो ध्यान दीजिए, आपको ये ध्यान रखना है, आपको स्पेसिफाई कर दिया कि ये नेगेटिव सॉल्व है या पॉजिटिव सॉल्व है, उसके चांसेस ओनली 1% है। 99% आपको डाल बोलेगा कि इफ द एडिशन ऑफ दिस आयन इन हीमोग्लोबिन या आर्सेनिक सल्फाइड, आपको यदि ये रिकॉग्नाइज ही नहीं हुआ है कि ये पॉजिटिव सॉल्व है या नेगेटिव सॉल्व है, तो कैसे कोशिश करोगे। तो आप देख लीजिए यहां पर इसकी पावर, दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन पावर, एडिशन ऑफ दैट, तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन पावर, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन पावर। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया है। अब देखिए इसी के अंदर चेंज कर रहा हूं, ऑर्डर में चेंज आएगा, ठीक है। अब आपको क्या हो जाएगा, पावर, अब आपको क्या करेगा, उल्टा कर देगा, ठीक है। अभी मैं यहां पर एक कोगुलेशन वैल्यू की बात करूं, ठीक है। अब कोगुलेशन वैल्यू आ जाए, ठीक है, कंफ्यूज करेगा बच्चों। 99% स्टूडेंट यहां गड़बड़ी करते हैं और एग्जाम में प्रेशर रहता है, जल्दबाजी रहती है, तो ये गलती करते हैं। इसलिए यदि कोगुलेशन पावर या कोगुलेशन वैल्यू में 1 मिनट थोड़े ठंडे से दिमाग, 1 मिनट का 1 सेकंड के लिए ठंडे से दिमाग करके रिलैक्सेशन होके सोचना, यहां पर एक वैल्यू आएगी, उसे बोलेंगे कोगुलेशन वैल्यू। अभी डेफिनेशन लिखवाऊंगा, अपन समझ लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशंस टेक्निकली डेफिनेशन लिखना पड़ता है, वो अलग चीज है, ठीक है। बट इसको एक सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, इट इज इक्वल टू कोगुलेशन पावर का इनवर्स, ठीक है। इसीलिए अपन क्या बोल सकते हैं, 1 अपॉन चार्ज की पावर 6, ये भी बोल सकते हैं। हालांकि ये चार्ज की पावर 6 नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, ये चीज आप स्पेशली ध्यान रखना है कि कोगुलेशन वैल्यू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन पावर। यदि यही चीज आपको कोगुलेशन वैल्यू का ऑर्डर पूछता, तो कोगुलेशन वैल्यू का जो ऑर्डर है जस्ट इसका क्या हो जाता, रिवर्स हो जाता, दिस इज गोइंग टू बी रिवर्स। तो आप बोलोगे रिवर्स आ जाता, दिस इज गोइंग टू बी रिवर्स वैल्यू। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यानी जिसकी पावर ज्यादा है
उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। चीजों को समझिए, मान लीजिए एक पर्सन है, एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, या मान लीजिए आप डे टू डे लाइफ में बात करते हैं, यार ये तो कड़क चाय है, ये कड़क कॉफी है, कई बार सुना होगा। अब कड़क चाय है तो मान लीजिए उस कड़क चाय का मतलब क्या हुआ, स्मॉल अमाउंट का आप डालेंगे इसकी क्वांटिटी तो भी वो कलर दे देगा, ठीक है। मान लीजिए आप कोई अच्छी आप कॉफी पीते हैं, या मान लीजिए आप बॉर्नविटा या कोई इस तरह का इंग्रेडिएंट मिक्स करके मिल्क में पीते हैं, तो आप देखेंगे, कई बार देखेंगे कि यदि आप कॉफी एक अच्छी क्वालिटी की लाते हैं तो स्मॉल अमाउंट का भी डालेंगे तो वो कलर दे देगा। बट मान लीजिए कहीं भी आप ऐसी जगह गए हैं तो वहां पर कॉफी की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी डालने के बावजूद भी कलर नहीं मिलता है। तो ये चीज को समझ लीजिए, जिसकी पावर ज्यादा होती है, जिसकी पावर ज्यादा आती है तो हल्का सा भी अमाउंट डाल देगा तो वो कोगुलेट कर देगा। बट जिसकी पावर ही कम है तो बहुत अमाउंट डालना पड़ेगा, तब जाके उसको क्या करेगा, कोगुलेट करेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं कि मान लीजिए कोई भी स्ट्रॉन्गर एसिड है और एक वीक एसिड है, या मान लीजिए आप बोलोगे कि स्ट्रॉन्गर एसिड, चलो मान लीजिए स्ट्रॉन्गर एसिड के दोनों का चार्ज सेम है, थोड़ी देर के लिए मान ले, बट स्ट्रॉन्गर एसिड के अंदर ये टेंडेंसी है कि वो अपना आयंस को जल्दी से दे देगा। जैसे मान लीजिए आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl है, या दूसरा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर एग्जांपल NaCl के कंपेयर में मान लीजिए HCl डाल दिया, तो NaCl थोड़ा ज्यादा आपको Cl- देगा एज कंपेयर टू HCl, या HCl नहीं है तो कोई और आप ऐसा समझ लीजिए। तो कई बार क्या हो जाता है, आपको पावर की बात करें जिसका, जैसे मान लीजिए कोई बहुत पावरफुल पर्सन है तो एक मुक्का ही मारेगा, थोड़ा सा ये प्रैक्टिकली घर पे मत लगा अप्लाई करना, बस बता रहा हूं। मान लीजिए एक पावर मारेगा तो क्या है, सामने वाला गिर जाएगा। पर मान लीजिए कोई दुबला पतला सा वीक है तो वो 10-15 मारेगा तो भी जाके क्या है, सामने वाला गिरेगा नहीं। यानी जो पावरफुल था एक ही में निमट गया, बट जो दुबला पतला या वीक था उसने 10-15 मारे तब जाके मान लीजिए गिर गया या उसको लगी है। तो मान लीजिए जो पावरफुल होता है उसको वैल्यू कम चाहिए, और जो लेस पावरफुल होता है उसको वैल्यू चाहिए, बिकॉज दिस इज द अमाउंट। व्हाट इज द कोगुलेशन वैल्यू? मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, पहले आप लोगों ने ये नोट कर लिया है, मैं डेफिनेशन, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन सब लिख देते हैं। इज इट क्लियर? देखिए डेफिनेशंस लिख दी है एंड स्टडी बुक्स डेफिनेशन। द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन millimole per liter required to cause precipitation of a salt in a 2-over is called coagulating value या floculating value। तो आप देख लीजिए द मिनिमम अमाउंट डाला है, तो आप देखेंगे यहां पर आपके पास ये चीज क्लियर हो गया है कि कोगुलेशन या कोगुलेटिंग वैल्यू एक ही बात है, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन पावर, यानी जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी वैल्यू कम होगी, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसकी पावर कम होगी। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसकी पावर ज्यादा है तो रिक्वायर लेस, अमाउंट रिक्वायर लेस, इसकी पावर लेस है तो अमाउंट रिक्वायर इज मोर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब आप देखिए यहां पर आपके पास ये सारी बात हो चुकी है। मान लीजिए यहां पर हमारे पास कोई भी क्वेश्चंस बनता है, नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चंस बने हैं, नंबर ऑफ टाइम क्वेश्चंस बने हैं बच्चों, ध्यान से सुन लीजिएगा। अब आपको कंफ्यूज कैसे करेगा, इधर सुन लीजिए। मान लीजिए आपके पास ये एग्जांपल आ गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है मोर कोगुलेशन। इसके बाद याद रखना क्या लिख रहा है, कोगुलेशन पावर टू कोगुलेट या टू प्रेसिपिटेट, टू कोगुलेट लिख देगा या टू प्रेसिपिटेट FeOH थ्राइस, उसने नहीं लिखा है, तो कोगुलेट FeOH थ्राइस, ठीक है। अब आपके पास मान लीजिए ऑप्शंस ऐसा डाला, देखिए ऑप्शंस आपके पास डाल दिया Na3PO4, सेकेंड आपको डाल दिया मान लीजिए मैग्नीशियम सल्फेट डाल दिया, और मान लीजिए थर्ड डाल दिया है AlCl3, और फोर्थ कुछ भी नन ऑफ दिस डाल दिया, ठीक है। अब चीजों को समझिएगा, ठीक है। अब आप देखिए आपने यहां पर सिर्फ रट लिया कि सर पावर ज्यादा होगी या ये चीज होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, बट मान लीजिए आपने इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। आप चीजें को समझिए, यहां पर मान लीजिए आपको नहीं आइडेंटिफाई किया,
तो आपको ये याद रह गया कि जिसका नेगेटिव चार्ज या जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है उसका कोगुलेशन अच्छा होता है, पावर अच्छी होती है। यहां देखोगे तो +1 -3, यहां देखोगे तो +2 -2, हियर इट इज +3 एंड -1। किसको लोगे? आप बोलोगे कि यहां पर प्लस है, देखिए यहां पर यदि आप देखेंगे तो +1 तो -3 है, यहां देखोगे तो +3 या -1, किसके साथ जाओगे आप? अब समझ में आ गया है? मैंने जब आपको समझाया था कि ये लिस्ट एग्जाम से 1 घंटे पहले, ये एग्जाम से 1 दिन पहले जरूर लिखनी है, हमें पता है, फिर भी हमने ट्रिक बता दिया है। दिस इज पॉजिटिव सॉल्व, पॉजिटिव सॉल्व को चाहिए नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव सॉल्व को क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्या चाहिए उसे? नेगेटिव चार्ज चाहिए। इज इट क्लियर? तो किसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा है? दिस। तो आप क्या बोलोगे? अब आप देखो, इसी को मैं ऑर्डर में लिखा देता हूं, ऑर्डर में ही लिखा देता हूं। मान लीजिए आपके पास कोगुलेशन पावर का आता, ऑर्डर ही पूछ लेता, तो आप किससे डिसाइड करते? ये पॉजिटिव सॉल्व है तो नेगेटिव चार्ज से डिसाइड करते। तो आपका आंसर क्या होता है? Na3PO4, NgSO4 ले लेते या ElCl3 ले लेते हैं। डन। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन कोगुलेशन पावर को हटा के कोगुलेटिंग वैल्यू आ जाता या फ्लक्चुएटिंग वैल्यू आ जाता, तो ये वैल्यू क्या हो जाती? इसकी रिवर्स हो जाती। दिस इज गोइंग टू बी रिवर्स ऑफ दैट। ठीक है? आप यही चीज मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन आ गया है, आई होप नोट कर लिया है, तो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस। अब यही चीज, यही क्वेश्चंस को ही मान लीजिए मेरे पास आ जाता और मैं इसको लिख देता आर्सेनिक सल्फाइड, फॉर आर्सेनिक सल्फाइड, यही चीज को मैं आर्सेनिक सल्फाइड के लिए ले लेता। तो आर्सेनिक सल्फाइड के लिए क्या है? आर्सेनिक सल्फाइड है क्या? आर्सेनिक सल्फाइड है नेगेटिव सॉल्व। अब नेगेटिव सॉल्व को चाहिए पॉजिटिव आयन, नेगेटिव सॉल्व को क्या चाहिए? पॉजिटिव आयन चाहिए। तो यहां पर +1 है, यहां +2 है, यहां पर क्या है? +3 है। तो अब आप देखिए यही ऑर्डर में क्या हो जाता? +3 चाहिए उसको, तो क्या होगा? पावर किसकी ज्यादा होती? +3, क्योंकि यहां +3, यहां +2, यहां +1। क्योंकि देखिए ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये टेबल को कितनी अच्छी ट्रिक से मैंने आपको समझाया है। ठीक है? अब वैल्यू पूछे तो वैल्यू क्या करे? पावर का रिवर्स हो जाएगा। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, कंफ्यूजन रहेगा, इसलिए वो पावर पूछ रहा है या वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए क्वेश्चंस पे थोड़ा अलर्ट रहिएगा। ठीक है? तो यहां पर आपके पास आया है। ठीक है? अब जरा जेडब्ल्यू में 2019 का क्वेश्चन देखते हैं कि इस पे क्या बना था। ठीक है? देखिए, फॉर द कोगुलेशंस ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्व व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, अभी आर्सेनिक सल्फाइड का ही लिया था, दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव के लिए क्या चाहिए? पॉजिटिव। आप देख लीजिए, दिस इज +1, दिस इज +3, दिस इज +1, दिस इज +2। मुझे नेगेटिव के लिए पॉजिटिव आयन ही चेक करना है, नेगेटिव चेक करना नहीं है। फिर भी चेक कर लीजिए क्या पूछा है, कोगुलेशन के लिए कौन ज्यादा इफेक्टिव है? तो मोर द पॉजिटिव चार्ज मोर द कोगुलेशन पावर। बिल्कुल सिंपल है, 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाता है। एज पर हार्डी-स्टूल्स फॉर्मुलेशन द फ्लक्चुएशंस वैल्यू, फ्लक्चुएशन वैल्यू, ध्यान दीजिए एक जगह पावर पूछ रहा है, एक जगह वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या हुआ? पावर का उल्टा हो जाएगा। बट किसके लिए पूछ रहा है? FeOH ट्राइड, दिस इज पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए नेगेटिव ढूंढो। अब आप देखिए यहां पर है -3, ये है -2, क्रोमेट आयन आएगा Cr2O4 नहीं आएगा, CrO4 आएगा, नॉट दिस। ठीक है? ये मैंने CrO4 -2, KBr में Br-1, नाइट्रेट में -1, एल्यूमिनियम में क्लोराइड पे -1। इज इट क्लियर? अब आप देखिए यहां पर मेरे हिसाब से देखेंगे तो पावर ज्यादा किसकी है? -3, -2, -1, -1, -1, इन तीनों की तो सेम है मेरे हिसाब से, तो यही दिख रहा है। क्योंकि देखिए कोगुलेशन वैल्यू फ्लक्चुएशन वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्चुएशन पावर। ध्यान लीजिएगा, कोगुलेशन वैल्यू बोल दो या फ्लक्चुएशन वैल्यू बोल दो, वो एक ही है। तो ध्यान दीजिए, यदि यही चीज पावर का क्वेश्चन आता तो उल्टा हो जाता, -3, -2, -1 तीनों का सेम होता। तो आप देख लीजिए सीधा क्वेश्चन है, क्योंकि कोगुलेशन वैल्यू पूछा है तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया है? रिवर्स। यदि यही क्वेश्चंस में कोगुलेशन पावर हो जाता तो ऑर्डर ये हो जाता, क्योंकि ये तो इक्वल ही रहने वाला होता।
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप देख लीजिए कितना क्वेश्चंस है। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल इस पे बेस कर जाता हूं, फिर आगे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फॉर द कोगुलेशन ऑफ 100 ml ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड सॉल्यूशन 5 ml ऑफ 1 m NaCl इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज द कोगुलेटिंग वैल्यू? यदि आपको डेफिनेशंस क्लियर हो तो आपको डेफिनेशंस यदि क्लियर है तो आपको क्या था, व्हाट इज द कोगुलेटिंग वैल्यू या फ्लक्चुएटिंग वैल्यू? तो आप क्या बोलोगे, मिलीमोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड पर लीटर, ये बात करेंगे, एडेड पर लीटर की बात करेंगे। इज इट क्लियर? यानी 1 लीटर के अंदर हमको चाहिए, मिलीमोल्स है। तो अब आप देख लीजिए इन दोनों का जो है NaCl इज इलेक्ट्रोलाइट। यदि मैं बात करूं मिलीमोल्स ऑफ NaCl, देखिए मिलीमोल्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ml को मैंने क्या करा है, लीटर में कन्वर्ट नहीं किया है। तो दिस वैल्यू मिलीमोल्स ऑफ NaCl कितना हो जाएगा, 5 ml into 1, तो ये क्या हो जाएगा 5 मिलीमोल। इसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया है, क्योंकि मैंने ml को लीटर में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे मिलीमोल ही चाहिए। दूसरा चीज क्या जाएगा, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम कितना था, 100 ml प्लस 5 ml, दिस इज गोइंग टू बी 105 ml, बट हमें रखना है लीटर में, तो इट इज गोइंग टू बी 105 into 10 की पावर -3 लीटर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देख लीजिए मिलीमोल्स ऑफ NaCl, टिपिकल मोल कंसेप्ट क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। आप देख लीजिए यहां पर हमारे पास यदि बात करें तो देख लीजिए यहां पर मिलीमोल्स जो है, ये मिलीमोल्स की बात करें तो दिस इज गोइंग टू बी 105 तो नहीं आएगा, दिस इज गोइंग टू बी 5, दिस इज गोइंग टू बी 105 into 10 की पावर -3 आएगा। इज इट क्लियर? 5 upon 105 into 10 की पावर -3। यानी आप देखेंगे यहां पर जो वैल्यू आ रही है, कोगुलेशन वैल्यू की बात करें तो कोगुलेशन वैल्यू इज इक्वल टू 5 upon 105 into 10 की पावर -3। इज इट क्लियर? 5 डिवाइडेड बाय 105 into 1000, ये वैल्यू आ रही है 47.62। देख लीजिए 47.62 आ रहा है, कैलकुलेट करके रख लीजिए। इज इट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके। अब देखो तो ये सेकंड क्वेश्चन भी क्या है, यहां पर भी आपको फ्लक्चुएशन वैल्यू बोल दो या कोगुलेशन वैल्यू बोल दो, सेम है। अब आप देखो यहां पर HCl दिया है 0.73 ग्राम, ठीक है। तो मोल्स ऑफ HCl की बात करूं तो 0.73 डिवाइडेड बाय 36.5, ये कितना रहा है 0.73 डिवाइडेड बाय 36.5, ये वैल्यू आ रही है 0.02 मोल। बट मैं क्या करता हूं, मिलीमोल में कन्वर्ट कर देता हूं, तो मुझे मिलेगा 20 मिलीमोल। कर सकता हूं 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है ना, 20 मिलीमोल आ गया है। अब आप देखो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम तो 200 ही है, वॉल्यूम जो है 200 ml है। 200 ml को मैंने लीटर में कन्वर्ट कर दिया है, तो इट इज गोइंग टू बी 0.2 लीटर। दिस इज गोइंग टू बी 0.2 लीटर। तो यदि मैं फ्लक्चुएटिंग वैल्यू बात करूं तो मैं बोलूंगा मोल्स ऑफ HCl या मैं बोलूंगा मिलीमोल्स ऑफ HCl। दिस इज गोइंग टू बी मिलीमोल्स ऑफ HCl एडेड अपॉन मिलीमोल्स ऑफ HCl एडेड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर आया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अब आप देखिए ये वैल्यू आया है मोल्स ऑफ HCl एडेड एंड वॉल्यूम इन लीटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है, दिस इज 20 मिलीमोल अपॉन 0.2, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 100। देख लीजिए ये सिंपल क्वेश्चंस आपके सामने आया है। चलिए ये दो क्वेश्चंस आपको मैंने करा दिया है, कुछ नहीं है, सिंपल है। अब आप देखिए जेडब्ल्यू में 2020 का क्वेश्चन। चलिए ये आपका इंटीरियर क्वेश्चन था जेडब्ल्यू में 2020 में, थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है। आर्सेनिक सल्फाइड कितना है पहले तो लिख दो नेगेटिव। अब आप देखिए यहां लिखा है फ्लक्चुएशन वैल्यू ऑफ HCl फॉर आर्सेनिक सल्फाइड इन 30
दिस, ठीक है, इफ द H2SO4 इज दिस, तो आप क्या बोलोगे कि 1 लीटर ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड के लिए आपको चाहिए 30 मिलीमोल्स ऑफ HCl, यही हुआ ना, यही हुआ 30 मिलीमोल्स ऑफ HCl। आप समझिएगा, इसमें गड़बड़ी मत करना है, ये क्या हो जाएगा, दिस इज नेगेटिव, नेगेटिव में चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है इसकी जगह ये मांग रहा है H2SO4 यूज हो रहा है, तब आप देखिए H2SO4 समझ लीजिएगा, यहां पर HCl जो है, HCl will give 1 mole of H plus ion, तो मान लीजिए ये 30 मिलीमोल्स है, तो ये 30 मिलीमोल्स ही आने वाला है। Is it clear to all of you? यानी 30 मिलीमोल्स of HCl is required to precipitate this। तो अब आप देखिए, अब हम यूज कर रहे हैं HCl की जगह H2SO4 यूज कर रहे हैं, तो H2SO4 देता है 2H plus ion, तो ये 30 मिलीमोल है, तो 30 मिलीमोल ही चाहिएगा, क्योंकि वो तो चेंज होने से रहा है। भाई आपको H प्लस आयन चाहिए क्या? अब आप ये भूल जाओ कि वो HCl से मिल रहा है या H2SO4 से मिल रहा है। आपको H प्लस आयन टू कोगुलेट द आर्सेनिक सल्फाइड रिक्वायर्ड 30 मिलीमोल्स, यही हुआ ना, मतलब तो यही हुआ। आपने HCl लिया तो 30 मिलीमोल, यानी 30 मिलीमोल ही HCl चाहिए, बिकॉज 1 मोल ऑफ HCl विल गिव 1 मोल ऑफ H प्लस आयन, but here H2SO4 can give 2H plus ion, so if it required 30 millimole, so it should be 15 millimole। ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है। कल को इसकी जगह H3PO4 दिया होता, तो H3PO4 दिया हो जाता तो it is going to be 10 millimole, क्योंकि H3PO4 will give 3H plus ion, तो ये तो 30 millimole तो सेम का सेम ही रहने वाला था। Is it clear to all of you? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब आपको यहां पर ये आपको दिया है H2SO4, तो आप क्या बोलोगे, 1 लीटर के लिए हाउ मेनी मिलीमोल, 15 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 चाहिए, ठीक है। अब आप देखो आपकी वॉल्यूम है 250, क्या है 250, यानी 1/4 लीटर। 250 का मतलब क्या हुआ, 1/4 लीटर, यानी 250 ml को आई कैन राइट 1/4 लीटर, 250 ml लिख दूं या 1/4 लीटर लिख दूं, तो इट रिक्वायर 15/4 मिलीमोल ऑफ H2SO4। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 15/4 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4, बट हमें चाहिए मास, तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए मोल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मोलार मास। तो यहां मास आया, मोलार मास ऑफ H2SO4 कितना आया, 98। अब मोल कितने हैं, ये मोल है, तो आप क्या बोलोगे 15/4, बट मिलीमोल है तो 10⁻³ कर दीजिए। सिंपल लगा दिया, बढ़िया है। देखो फ्लक्चुएटिंग वैल्यू के अंदर मोल कंसेप्ट डालेगा ही डालेगा, क्योंकि इसमें तो मोल कंसेप्ट है। तो ये चीजें तो हम मोल कंसेप्ट में पढ़ते ही थे ना, कि 1 मोलार ऑफ HCl विल गिव 1 मोलार ऑफ H प्लस आयन। पीएच में निकालना सीखा है, पीएच से हमने H2SO4 का कंसंट्रेशन निकाला है यानी इक्विलिब्रियम में। तो आप इसमें सरप्राइज मत होइएगा, ये तो आप ऑलरेडी 11 में सीख चुके हो कि बाय नोइंग द H प्लस कंसंट्रेशन यू नो, क्योंकि आप देखिए HCl थोड़ी कर रहा है, इसको कोगुलेट कौन कर रहा है, कोगुलेट तो उसका पॉजिटिव पार्ट कर रहा है ना। पॉजिटिव पार्ट कौन है, HCl का H प्लस, यानी HCl यदि डिसॉल्व होगा तो H प्लस आयन रिलीज करेगा, जो HCl H प्लस आयन रिलीज करेगा व्हिच इज रिस्पांसिबल टू कोगुलेट द आर्सेनिक सल्फाइड। Cl माइनस थोड़ी कर रहा है, तो यहां पर H प्लस आयन कितना है, तो H प्लस आयन कितना ही होगा। इससे कंक्लूजन हो गया, दिस मच H प्लस आयन रिक्वायर्ड टू कोगुलेट दिस। नाउ दिस इज द टर्न ऑफ H2SO4, तो H2SO4 के लिए H प्लस आयन इतना ही चाहिए। तो जब H2SO4 के लिए H प्लस आयन इतना चाहिए, तो H2SO4 चाहिएगा कितना, 15 मिलीमोल, बिकॉज 1 मोल ऑफ H2SO4 विल गिव 2H प्लस आयन, तो इफ इट इज 15 तो क्या देगा 30, और आप 30 इसको 30 लोगे तो वो तो 60 लेगा, 60 थोड़ी चाहिए, 30 ही चाहिए ना। तो सिमिलरली इंस्टेड ऑफ H2SO4 यदि H3PO4 ले ले तो यहां पर क्या होता था 10 मिलीमोल। तो अब आप देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इज इट क्लियर? यदि यहां मल्टीप्लाई हुआ है 15 into 98 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 1000, ये वैल्यू आ रही है 0.3675। 0.3675 is the answer, 0.3675 is the answer। Is it clear to all of you? ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर भी देखिए, कई बार
यहाँ पर भी आपके पास चीजें आ सकती है। कैसे चीजें आ सकती है कि मान लीजिए मैंने HCl की जगह यहाँ पर CH3COH यूज किया होता, यहाँ पर मेरा CH3COH यूज किया होता और यहाँ पर CH3CO- और H+ आयन। चीजों को समझ लीजिएगा। हमारे को पता है, हमने कंसेप्ट पढ़ा है कि C- C अल्फा C अल्फा देता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? C- C अल्फा G- C अल्फा आपको अप्रोक्सीमेट C लिया करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मान लीजिए यहाँ पर आपको H+ आयन 30 मिलीमोल चाहिए होता, 30 मिलीमोल चाहिए होता, तो मोल चाहिए होता या क्योंकि 1 पर लीटर है तो 30 मिलीमोलार ही हो जाएगा ना, तो कोई बात नहीं। तो आप क्या बोलोगे H+ आयन कितना चाहिए? इसी क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। तो आपको पता है दिस रिक्वायर्ड 30 मिलीमोल पर लीटर, यही चाहिए ना, पर लीटर ही है ना आंसर। तो अब आप देखो ये क्या हुआ, C अल्फा 30 मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। अब मान लीजिए आपको अल्फा बोल दिया 20% डिसोशिएट हुआ है, आप बोलेगा कि सर अल्फा इज अ 20% डिसोशिएट, तो आप क्या बोलोगे C इज अ 20% ऑफ दैट इक्वल टू 30, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे 0 से 0, ठीक है, 2 से 15, तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 150। तो यहीं आपका HCl की जगह CH3COH लिया होता तो 150 मिलीमोल आता। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्वेश्चंस भी बना सकता है, आपके सामने मैंने बनाया। तो आप क्या बोलते हैं कि 50 मिलीमोल है, ठीक है, 250 में निकालते तो 250 में निकालते तो क्या हो जाता 150/4 आ जाता, इसका मोल लिया था वेट अपॉन 60 आ जाता। एक काम करिए, यही क्वेश्चंस आप अपनी प्रैक्टिस में लिख दीजिए, है ना। ये क्वेश्चंस मैंने समझा दिया, इसका आंसर तो अभी आपने लिख ही दिया होगा 3.3675। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यही क्वेश्चंस को लीजिए और आप अपनी प्रैक्टिस के लिए मैंने ये सॉल्व कर ही दिया है। यहां पर आपके पास क्या करिए H2SO4 है, यहां पर आप क्या लगा दीजिए, एक बार तो H3PO4 लिख दो प्रैक्टिस के लिए H3PO4, ठीक है। दूसरी बार लिख दीजिए यहां CH3COH लिख दीजिए एंड CH3COH आप लिख दीजिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 20% लिख दीजिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी देखिए आपको ये जेडब्ल्यू मेंस का नहीं है, ये बाडिसल का क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चंस आप बना लीजिए। अभी आपके सामने आ गया है 150 ml 150 मिलीमोल आ गया है, तो क्या हुआ 150 मिलीमोल आ गया है। अभी मैंने आपको बताया ना CH3COH का निकाला, तो आप मान लीजिए 250 ml होता, तो 250 ml को आप क्या लिखते हैं 1/4 लीटर, 1/4 लीटर के लिए 150/4 मिलीमोल आ जाता। इज इट क्लियर? अब 1/50/4 आया है तो वेट गिवन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3COH इज 60, बट मिलीमोल है तो क्या करो इसको मल्टीप्लाई करके वेट निकाल दीजिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ पर आपका जो वेट जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए 150 into 60 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 1000। ये वैल्यू कितने आ रही है 17.25। द वेट इज 17.25 ग्राम, उसमें क्या था 0.3675 ग्राम। आई होप ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। एक मैं क्वेश्चंस ऑलरेडी करा चुका हूं 2-3 लेक्चर पहले जब मैंने क्लासिफिकेशन लिया था, तो वो एक क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस कर लेता हूं। देखिए वहां पर एक क्वेश्चंस और आया हुआ है जेडब्ल्यू में 2019 में, और पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन और गोल्ड कौन कौन से सॉल्व है। तो आपको पता है हीमोग्लोबिन को हमने पॉजिटिव सॉल्व लिखा था, है ना, और गोल्ड को क्या लिखा था नेगेटिव सॉल्व, ठीक है। दिस इज आल्सो कम इन जेडब्ल्यू में 2019 का क्वेश्चन है। तो आप इमेजिन करके चलिए, ये बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी बुक से भी हैं। चलिए एनसीईआरटी में ये न्यूमेरिकल नहीं दिए थे बट डेफिनेशन तो दी है। अब आप कोई बच्चे ये एनसीईआरटी भी कर रहा है तो मना तो नहीं कर सकता ना, जब डेफिनेशंस एनसीईआरटी बुक में दी है तो क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछेगा। पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप रेडी रहिए, तीनों चारों क्वेश्चन सारे बच्चे एनसीईआरटी वाले कर रहे हो, जेडब्ल्यू बोर्ड नीट जो भी है वो कंप्लीट करना है। अब आप देखिए यहां पर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट चीज जो आ जाती है कोगुलेशंस ऑफ ए लायोफिलिक सॉल्ट।
अब आप देखो, जो भी अभी तक आप बात कर रहे थे वो सब बात कर रहे थे लायोफोबिक की। किसकी बात कर रहे थे? लायोफोबिक की। अब आपकी बात रह जाती है लायोफिलिक की। तो आप देखिए, सबसे पहले बात करें, यहां पर हमारे पास आ जाता है कोगुलेशंस ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट। देखो, लायोफिलिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज क्वाइट स्टेबल। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, इट इज क्वाइट स्टेबल। अब आप देखो इसके लिए क्या है, देयर इज अ टू फैक्टर, मेनली जो टू फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है कि भाई इससे आप इसको कोगुलेट कर जाओगे। तो सबसे पहले यहां पर क्या होता है कि सॉल्वेशन एनर्जी ज्यादा होती है। लायोफिलिक की क्या होती है? सॉल्वेशन एनर्जी। सॉल्वेशन एनर्जी इज वेरी हाई। इसलिए क्या है कि जो डिस्पर्जन मीडियम है वो डिस्पर्स फेज के सराउंडिंग ज्यादा होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि डिस्पर्जन मीडियम प्लस डिस्पर्जन फेज, इफ इट इज गोइंग टू बी फॉर्म सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, या मान लीजिए यही चीज आप बोले सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, एंड इफ इट इज गोइंग टू बी फॉर्म सॉल्यूशन, तो यहां पर जो सॉल्वेंट से रिलेटेड जो वर्ड आ रहा है, दिस इज आल्सो नोन एज सॉल्वेशन एनर्जी। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, दिस यहां पर जो भी एनर्जी आई है उस एनर्जी को आप क्या बोल सकते हैं? सॉल्वेशन एनर्जी। तो क्या करेगा, डिस्पर्स फेज जितना वाट इसके अंदर सॉल्युबल होगा, जितना सॉल्युबल होगा, तो आप बोलोगे उतनी सॉल्वेशन एनर्जी हाई होगी। तो यानी क्या हो जाएगा कि व्हाई द लायोफिलिक सॉल्ट इज क्वाइट स्टेबल, तो आप बोलोगे बिकॉज ऑफ हायर अमाउंट ऑफ सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रोल प्ले होता है। मान लीजिए ये डिस्पर्स फेज है, ये डिस्पर्स फेज है, तो उसके सराउंडिंग जो लेयर है वो किसकी है? डिस्पर्जन मीडियम की। ठीक है, डिस्पर्स फेज को बचा के चलता है डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स फेज को कौन बचा के चल रहा है? डिस्पर्जन मीडियम। अब आप देखिए तो अब मान लीजिए हम क्या करें कि इसका चार्ज है, इसका चार्ज और सॉल्वेशन एनर्जी दो बड़ा फैक्टर है इसको स्टेबल बनाने के लिए। क्योंकि क्या है, सॉल्वेशन एनर्जी उसको क्या करता है, मतलब प्रेसिपिटेट होने नहीं देता है। ठीक है, अब मान लीजिए कई बार आप एक चीज सोचिए कि मान लीजिए हमारे को किसी से बात करनी है, मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन से बात करनी है, बट उस पॉलिटिशियन के सराउंडिंग यदि उसका सिक्योरिटी गार्ड या कोई भी उसका पर्सनल स्टाफ है, तो मान लीजिए हम क्या करें, उस पर्सनल स्टाफ को कहीं बातों में लगा दें, तो फटाफट से उस घेरे को हम अंदर जाके पॉलिटिशियन से बात कर सकते हैं ना। वैसे ही लाइए, देखिए देखिए सबसे पहले यदि आप इस लायोफिलिक सॉल्ट को कोगुलेट करना, पहली बात तो बहुत टफ है, और मान लीजिए उसका कोगुलेट करने का हमने सोच ही लिया है, तो क्या करेंगे, डिस्पर्जन मीडियम को डाइवर्ट करेंगे। डिस्पर्जन मीडियम को क्या करेंगे? डाइवर्ट करेंगे। मान लीजिए कोई भी सॉल्ट है, उसके अंदर मान लीजिए अल्कोहल हमने डाला है, यानी दिस इज द अल्कोहल क्या है? डिस्पर्जन मीडियम है। या मान लीजिए वाटर है, सॉल्ट प्लस वाटर है, यदि कोई भी हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, ये दोनों कोई भी केस है, मान लीजिए इसके अंदर मैंने मान लीजिए अल्कोहल डाल दिया या एसीटोन डाल दिया, यदि ये केस है तो इसके अंदर मान लीजिए मैंने वाटर डाल दिया। ठीक है, तो अब आप देखिए यदि डिस्पर्जन मीडियम वाटर था तो मैंने क्या करा, अल्कोहल या एसीटोन डाल दिया, या डिस्पर्जन मीडियम मान लीजिए अल्कोहल है तो मैंने उसमें वाटर डाल दिया। आपको पता है अल्कोहल ROH, वाटर क्या होता है? HOH, ROH इसमें क्या होता है? एसीटोन है तो ये होता है। अब आप देखो यहां पर क्या हो जाएगा, वाटर है, तो वाटर क्या करेगा, इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये लोग क्या करेंगे, वाटर को ले जाएंगे, ये क्या करेंगे, वाटर को ले जाएंगे। जब वाटर आएगा तो धीरे धीरे जो सॉल्ट पार्टिकल है, पार्टिकल धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उससे फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाएगा तो जो डिस्पर्जन मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम उसका चार्ज लेके चला जाएगा। चार्ज लेके चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इट लॉस इट्स चार्ज। जब लॉस चार्ज करेगा तो क्या करेगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन।
तो प्रेसिपिटेशन होगा तो हैवी हो जाएगा, हैवी होगा तो नीचे क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। हैवी होगा तो व्हाट हैपन, इट इज गोइंग टू बी सेटल डाउन। जैसे सेटल डाउन होगा तो इट स्टार्ट टू गेट प्रेसिपिटेटेड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप समझ में आ गया होगा कोगुलेशंस ऑफ लायोफिलिक चार्ज। आप हाँ, या फिर आप एक दूसरा ये भी कर सकते हैं, यदि सॉल्ट पार्टिकल है, लॉस ऑफ चार्ज कराना है, मान लीजिए ऐसा नहीं कर रहा है, तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कर दो। अभी अपन ने हार्ड डिस्क इलेक्ट्रोलाइट कर दो। यदि चार्ज लॉस नहीं हो रहा है, ऐसे लॉस नहीं हो रहा है, तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऐड द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हैव ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट। तो ये मान लीजिए सॉल्ट पार्टिकल है, इफ इट कंटेन चार्ज, इफ इट कैन कंटेन चार्ज विल कम इन ए कांटेक्ट विद द इलेक्ट्रोलाइट। So what happen, there is a loss of charge, there is a loss of charge, and loss of charge होगा तो it start to get precipitated। तो क्या होगा, दो तरीका है कि सबसे पहला आप क्या करो, सेपरेट फ्रॉम डिस्पर्जन मीडियम। तो सबसे पहले क्या करो कि सॉल्ट पार्टिकल को या डिस्पर्स फेस को डिस्पर्जन मीडियम से सेपरेट कर लो। जैसे सेपरेट कर दो उसके बाद क्या कर दो, ऐड इलेक्ट्रोलाइट। क्या कर दो, ऐड इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि यदि ये चार्ज उसका मेंटेन रहा तो आप इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, उसके चार्ज को क्या कर देगा, लॉस करवा देगा। इफ देयर इज अ लॉस ऑफ चार्ज तो इट स्टार्ट टू गेट प्रेसिपिटेशन। इज इट क्लियर? तो आई होप यहां पर समझ में आ गया। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे। देखिए आपको कोगुलेशन वैल्यू फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड दी हुई है, ठीक है। अभी हमको वैल्यू दी है तो अभी हम ज्यादा सोचना नहीं है। तो आप बोलोगे, मान लीजिए ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन पावर पूछा, ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन पावर पूछा, तो वी ऑल नो दैट कोगुलेशन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोगुलेशन वैल्यू। इज इट क्लियर? तो सबसे कम वैल्यू किसकी है, MgSO4, ठीक है। उसके बाद किसकी है, BaCl2 की, उसके बाद किसकी है, KCl की, उसके बाद किसकी है, NaCl की। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द कोगुलेशन वैल्यू। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप देख सकते हैं, फिर भी आपको ये बंद करें तो ये माइनस आया, ठीक है। बट अपन को ज्यादा नहीं सोचना है, जो वैल्यू दी है उसके हिसाब से ही बात करें। दिस इज द ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन पावर। इज इट क्लियर? ठीक है, तो आज हमने ये बात करी है। नेक्स्ट लेक्चर में देखिए, नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड, अभी हमने देखा है कोगुलेशंस ऑफ कोलाइड देखा है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इस कोलाइड को प्रोटेक्ट कैसे करें, वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। एप्लीकेशंस आएगी, इमल्शन पढ़ेंगे और जो भी रिमेनिंग 2019-20 या एक्स्ट्रा रिवीजन के लिए क्वेश्चंस हम करेंगे। टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।